हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां बोलतीकहानी.com पर। और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का। आज बोलतीकहानी.com पर सुनेंगे उषा वाधवा की कहानी सिर्फ। कोई पुरुष कभी समझ पाएगा कि विदाई की बेला में वधू के मन पर क्या गुजर रही होती है। अपना सुरक्षित माहौल और खून के रिश्ते पीछे छोड़ अनजाने अपरिचित लोगों के बीच जाकर रहना 2-1 दिन के लिए नहीं, सदैव के लिए। परायपन के भय के बीच हल्की सी जो आस की किरण होती है वो होती है पति से। अजनबी वो भी होता है, मगर प्यार की डोर उन्हें करीब लाती है। वह मान लेती है कि जिस तरह वो पति के प्रति समर्पित होगी, उसी तरह वो भी अनजान परिवेश में उसका सहारा बनेगा। मेरे लिए तो ये परिवर्तन और बड़ा था। साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की थी मैं, और 3 बहनों में से सबसे बड़ी। पिता का अपना कारोबार इतना ही अच्छा था कि हम सबकी ज़रूरतें पूरी हो सके। देखने में मैं साधारण से कुछ ज़्यादा सुंदर थी, और किशोरावस्था पार करते करते रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे। 12वीं की परीक्षा भी नहीं दे पाई थी कि एक संपन्न परिवार में रिश्ता तय हो गया। मोटर पार्ट्स का फैला हुआ कारोबार था उनका। परिचित हैरान थे मेरे सौभाग्य पर। माँ ईश्वर को धन्यवाद देती नहीं थकती थी। छोटी बहनें आने वाले दिनों की तैयारी से ही उत्साहित थी, और पापा तो यही सोचकर संतुष्ट थे कि बड़ी का रिश्ता अच्छे घर में हो जाने से दोनों छोटी बेटियों के लिए वर मिलना सरल हो जाएगा। मेरे मन में तो डर था, लेकिन मैं पूरे मन से नए माहौल में ढलने को दृढ़ संकल्प थी। यही संस्कार मिले थे मुझे मेरे परिवार से। सुख सुविधाओं से भरपूर था मेरा नया घर। कमी थी तो बस हम सफ़र की। पति बाहर वालों के सामने तो बहुत सहज और विनम्र दिखते थे, लेकिन सारे कर्तव्य बाहर वालों के सामने निभाए जाते। बाकी समय में वो हमेशा मेरी अवहेलना करते। हालांकि शुरू के कुछ दिन अच्छी तरह बीते। मिलन का खुमार, हनीमून का साथ, घूमना फिरना, संबंधियों दोस्तों के घर निमंत्रण पर जाना। गुड़िया सी सजी में छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती। उस उम्र में सोच ही उतनी होती थी। लेकिन जल्द ही आबो हवा बदलने लगी। दुल्हन का जोड़ा उतरा, घर गृहस्थी में रमने लगी, और उधर पति को एक नई गुड़िया की तलाश होने लगी। उनके लिए पत्नी का कोई महत्व नहीं था, मैं सिर्फ उनकी ज़रूरत थी। इसके अलावा भी मेरा वजूद हो सकता है, ये उनकी समझ से बाहर था। व्यावसायिक मामलों में पिता से मशवरा होता तो घरेलू मामलों में माँ से। मैं पराए घर से आई थी और पराई ही रही। परिवार के हर संस्कार, तौर तरीके, तहजीब और रीति रिवाज मैंने अपनाए। सारे कर्तव्य पूरे करने के बाद मेरे अधिकार सीमित और वहीं तक थे जहाँ तक घर के सदस्य चाहे। यूँ तो मेरे नाम के आगे भी परिवार का नाम जुड़ा था, लेकिन इसका हिस्सा मैं कभी बन नहीं पाई। जैसे किसी भरे हुए पन्ने पर हाशिया छोड़ दिया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जाता है। मेरी स्थिति उसी हाशिए की थी। परिवार को वारिस चाहिए था। 2 साल बाद ये उम्मीद भी पूरी हो गई। एक साथ एक नहीं 2 वारिस मिल गए। मुझे भी थोड़ा संतोष हुआ कि इस बहाने मुझे अपने वजूद को साबित करने का एक मौका मिला, मगर मेरी ये संतुष्टि अल्पकालीन ही साबित हुई। पति को अब पूरी आज़ादी मिल गई। काम के बाद क्लब जाते, यार दोस्तों की महफिलों में डिनर, और अक्सर पीना पिलाना भी होता। इतना तक तो मैं स्वीकार कर लेती, मगर धीरे धीरे महिला दोस्तों की संख्या बढ़ने लगी। मित्रता की आड़ में क्या चल रहा है, ये खबर भी उड़ती उड़ती मुझ तक पहुंचने लगी। हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, और एक सीमा के बाद किसी भी वयस्क व्यक्ति को इसके लिए बहुत नहीं समझाया जा सकता। पहले हर काम आड़ में होता था, सामाजिक पारिवारिक मर्यादाओं का पालन किया जाता, मगर मेरी चुप्पी ने धीरे धीरे साहस बढ़ा दिया पति का। उनकी हिम्मत खुल गई। पैसे के बल पर वो किसी के भी शरीर को पा लेते, और उपभोग के बाद उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकाल भी फेंकते। पुरुष होने के नाते कुछ विशेषाधिकार सुरक्षित थे उनके पास। इसके लिए उनके मन में कोई ग्लानि या अपराध बोध कभी नहीं बन पाया। अब तक जो मैंने कहानियाँ पढ़ी थी, उसमें दुख तकलीफ विपत्ति के बाद अंत में राजा रानी सुख चैन से जीवन बिताते थे, मगर मेरी जिंदगी की कहानी उल्टी कलम से लिखी जा रही थी। मैं सोचती
कहानियों में ये क्यों नहीं बताया जाता कि विवाह के बाद का जीवन कैसा होता है? अब तो पानी सिर से ऊपर बढ़ने लगा था। घर में ही खुल्लम खुल्ला खेल खेला जाने लगा और एक दिन अति हो गई। आया के भरोसे दोनों बच्चों को छोड़ बाथरूम में नहाने घुसी। थोड़ी देर में उनकी रोने की आवाज़ सुनकर अचानक बाहर आई तो आया को नदारद पाया। उसे देखकर घर में घुसी तो आया को साहब के कमरे में आलिंगन बंद पाया। संदेह तो कई दिनों से था, अब प्रमाण भी मिल गया था। जिस बात को अब तक अपना वहम समझकर झटक देती थी वही साक्षात सामने थी। ये ऐसा सच था जिसे कहना भी मुश्किल था और निभाना भी मुश्किल। ये मेरे अस्तित्व पर सबसे बड़ी चोट थी। मैंने खुद को अपमानित, तिरस्कार महसूस किया। ऐसा लगा मानो किसी ने मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया हो। वैसा ही झन्नाटा मेरे पूरे वजूद पर महसूस करने लगी थी। बात घर के बाहर न फैले, परिवार की बदनामी ना हो, ये सोचकर सास के सामने मन की उलझन रखी तो सारे दोष उल्टे मेरे ऊपर मढ़ दिए। कहने लगी, तुम बेवजह शक करती हो। देखो, शादी भरोसे पर ही टिकती है और फिर मर्द तो होता ही भंवरे के समान है। उसे बांध कर रखना तो तुम्हारा फर्ज है। इसमें भी तो तुम्हारा ही कसूर है ना। तुम उसे खुश कर नहीं पाती हो। वो ऐसी अनपढ़ गंवा लड़की के पीछे क्यों भागता? मेरी चुप्पी देखकर सास ने आगे कुछ और पंक्तियां जोड़ दी। मैंने ये सोचकर तुमसे अपने बेटी की शादी की थी कि तुम्हारी सुंदरता उसे बांधे रखेगी और वो इधर उधर जाना बंद कर देगा, वरना हमारे पास तो एक से एक अच्छे रिश्ते आ रहे थे। मैं समझ चुकी थी कि घर के बिगड़े हुए सपूत को सुधारने के लिए मुझ जैसी मिडिल क्लास कम पढ़ी लिखी लड़की को बलि का बकरा बनाया गया है। सास ससुर का तरीका नाकाम रहा तो इसके लिए मुझे ही दंड भुगतना हो। मैं जानती थी कि शादी में भरोसा बड़ी चीज़ है, लेकिन अपनी आंखों से पति को किसी दूसरी स्त्री के साथ देखकर कोई पत्नी कैसे उस पर भरोसा कर सकती है? ये बात मेरी समझ से परे थी। मैं ससुराल के ताने झेल सकती थी, लेकिन पति की बेरुखी से तो समझौता नहीं कर सकती थी। लेकिन बच्चों के सामने अपने ही घर में पति को किसी और के साथ कैसे बांटती? सास को कुछ और न सूझा तो बाबाओं साधुओं के पास जा जाकर तावीज़ और भभूत लाकर मुझे देने लगी, जो दावा करते थे कि उनके यहाँ पति वश में करने की शर्तियाँ नुस्खे हैं। मैं जानती थी बेकाबू पति को किसी नुस्खे से काबू नहीं किया जा सकता। दिन प्रतिदिन पति की रासलीलाएं यूं ही चलती रही। निराश होकर एक दिन बचपन की सहेली से मन की बात बांटी तो उसने पलट कर कहा, मस्त रहो यार, कहाँ जाएगा, लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा ना। शुक्र करो उसने कभी तुम्हारे साथ मारपीट नहीं की। दिल के खुश रखने को गालिब भी ख्याल अच्छा है। जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। इसे मजबूरी कह सकते हैं, लेकिन जो घाव किसी को दिखाए भी ना जा सके वे ज्यादा ही कर सकते हैं। कैसा समाज है ये, जहाँ पुरुष की भटकन का दोष भी पत्नी के सर मढ़ दिया जाता है। स्त्री की निष्ठा 24 कैरेट शुद्ध हो, अग्नि परीक्षा देकर भी उसका चरित्र संदिग्ध रहता है और उसे कभी भी त्यागा जा सकता है। हमारे पूर्वज स्त्रियों के लिए सीता और सावित्री जैसे आदर्श निर्धारित करते समय पुरुषों के आगे कोई आदर्श रखना क्यों भूल गए? धीरे धीरे पति ने बेडरूम भी अलग कर लिया, ये कहते हुए कि तुम्हारे बच्चे सोने नहीं देते। बच्चों को अलग कमरा मिला तो पति का नया बहाना था, तुम रात को देर तक जागती हो, नींद खराब होती है। अक्सर रात की नीरवता में मोबाइल पर पति का स्वर सुनाई देता। हंस हंस कर की जाने वाली बातें मेरे कानों में पड़ती। गुस्सा उन स्त्रियों पर आता जो इतनी आसानी से शिकार बन जाती थी और जिन्हें इनकी मंशा के बारे में कुछ पता नहीं होता था। हमारे बीच संवाद अब नगण्य हो चुका था। हाँ, फोन पर हर हफ्ते किसी नई गर्लफ्रेंड की तारीफ में कसीदे पढ़ते पति का स्वर मुझे सुनाई देता रहा। इतना होने के बावजूद कभी कभी पति अपना हक मांगने मेरे पास भी आ जाते। मुझसे उम्मीद की जाती कि जिंदगी भर मिले तिरस्कार का बदला मैं समर्पित पत्नी बनकर चुका हूँ। ये उनका कानूनी हक था। बिजनेस पार्टीज, पारिवारिक आयोजनों में हम खुशहाल दंपत्ति की तरह जाते। मेरे परिचित मेरे भाग्य की सराहना करते, ना अगाते, और मैं मुस्कुराते हुए इस जहर को पीती। कुछ आंसू आंखों से नहीं टपकते, वे मन के भीतर ही बहते रहते हैं। शादी की 25वीं सालगिरह नजदीक थी। घर में निर्णय लिया गया कि इसे धूमधाम से मनाया जाएगा।
ये भी एक तरीका है सामाजिक दायरे में वैभव दिखाने का। तैयारियां शुरू की गई। 5 सितारा होटल बुक कराया गया। हर काम परफेक्ट। इवेंट मैनेजर ने सारी व्यवस्थाएं नफासत से की। मुझे कुंदन का जड़ाऊ सेट बनाया गया। डिजाइनर साड़ी पहनकर मैं पार्लर में तैयार होकर आई थी। एक एक अतिथि पहुंचने लगे। रात के 9 बजे जब पार्टी पूरे शबाब पर पहुंच गई थी, शहर के तमाम गणमान्य लोग वहां उपस्थित थे। हाथों में ग्लास पकड़े अकारण ही ठहाके लगा रहे थे। देश दुनिया की राजनीति पर बहस हो रही थी। व्यवस्था का विश्लेषण हो रहा था। पति मेरा हाथ थामे मेहमानों से मिल रहे थे। खूबसूरत साड़ियों में लिपटे मेहमान स्त्रियां मुझे बधाई दे रही थी। कुछ एक के स्वर में तो ईर्ष्या का पुट साफ नजर आ रहा था। रात के 12 बजे तक पार्टी चलती रही। अतिथि लौटने लगे तो हर मेहमानों का धन्यवाद करने द्वार पर खड़े हुए। मेरी बुआ ने जाते जाते मुझे आलिंगनबद्ध किया और बोली, कितनी खुशकिस्मत हो तुम। स्मार्ट और बड़े दिल वाला पति मिला है तुम्हें। पता भी नहीं चला कि 25 साल हो गए। धन दौलत ऐशो आराम, 2 हैंडसम बेटे, और क्या चाहिए जिंदगी में खुश रहने को। मैंने कहा, मुझे ऐश्वर्य वैभव और चकाचौंध के बदले अपना पति चाहिए। चंद ऐसे पल चाहिए उनके साथ जो सिर्फ मेरे हों, जिन्हें औरों में बांटना ना पड़े। कहना चाहा मैंने, मगर शब्द होठों पर ही ठिठक गए। मेरे अपने आंसू छिपा लिए मैंने। मुस्कुराकर बुआ की तरफ देखा और कहा, थैंक्स बुआ, और अगले मेहमान को विदा करने की तैयारी में लग गई। तो आज बोलतीकहानी.com पर सुनी उषा वाधवा की कहानी सिर्फ। हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां बोलतीकहानी.com पर, और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का।